वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, ये सब लोग है कौन। ये इल्यूमिनाटी शब्द तो आपने सुना ही होगा, परंतु ये लोग किस प्रकार से और कितने समय से पूरे दुनिया पे कब्जा करने का एक काम जो है वो करे हुए हैं और आगे की क्या प्लानिंग है। आज तक दुनिया में इनके विषय में बहुत से लोगों ने बहुत तरीके की बातें कही हैं, परंतु कहीं भी पूरी जर्नी क्रमबद्ध तरीके से बताई नहीं गई है। तो आज हम समझते हैं, शुरू करते हैं कि ये रॉथस्चाइल्ड थे कौन और इन लोगों का आरंभ कहाँ से हुआ। रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक जूश फैमिली थी जो कि इटली में रहती थी। जूस के संबंध में एक बहुत अद्भुत बात है और इस बात के कारण आज तक रॉथस्चाइल्ड फैमिली का आज तक आपको बहुत नाम सुना ही नहीं देता है। जिस प्रकार ज्यूस का आरंभ हुआ, ज्यूस दुनिया में संख्या में बहुत कम, ज्यूशों को सदा से दबाया गया। तो ज्यूश को एक बात समझ में आ गई थी कि यदि हम कुछ भी, कोई चीज़ इकट्ठी भी कर लें, कोई ताकत इकट्ठी भी कर लें, तो कहीं ना कहीं हमें दबा दिया जाएगा। इसीलिए जो दबे कुचे लोग होते हैं ना, वो अपने फेस को ऑन ना करके फेस ऑफ रख के पैसा कमाने का काम करते हैं, जैसा कि ज्यूश करते हैं और इनकी शिक्षा होती है। जैसे हमारे भारत में शिक्षा होती है, हर व्यक्ति अपना नाम करे, अपने बेटे को बताए कि उसे अपने पिता का नाम करना है। तो हम सब एक अहंकार की शिक्षा में घूमते हैं। हर व्यक्ति अपने नाम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता है, लेकिन जूस में इससे उल्टा है। वो कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, असली चीज है ताकत। जिसके पास ताकत, जिसके पास लाठी, उसकी भैंस। तो तुम छोड़ जाओ कि क्या रखा है नाम में, तुम सिर्फ लाठी को कब्जाओ। लाठी यदि तुम्हारे पास है तो दुनिया तुम्हारे कब्जे में। ये बात गहरी से गहरी जूस की शिक्षा होती है। ये बात ध्यान रखना, तब आपको समझ में आ पाएगा कि कोई व्यक्ति कितने सालों से, कितने शातिर तरीके से इन सारी चीजों को प्लान कर सकता है और एग्जीक्यूट। तो शुरुआत इनकी होती है 1760 से 1760। ये जूश परिवार था जर्मनी में। इन्होंने एक व्यवसाय, एक बिजनेस का आरंभ किया। वो दौर था जिस दौर में लोग जो थे वस्तु विनिमय का यूज करते थे। वस्तु विनिमय एज इन बार्टर एक्सचेंज, और थोड़ा थोड़ा सोना जो था वो चलन में आ गया था। आदमी सीधे सीधे रुपए का इस्तेमाल ना करते हुए सोने चांदी के माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाता था। उस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, राजा शासन था। उस टाइम इन्होंने एक व्यापार शुरू किया, जैसे कोई भी करता है, हम और आप करते हैं, उस तरीके से इन्होंने भी एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस ये था कि इनके ना 4-5 पुत्र थे और कुछ इनके अच्छे टर्म्स थे कई शहरों में, बड़े शहरों में। जर्मनी के जितने भी उस वक्त के शहर थे, उन शहरों में इन्होंने अपने टर्म्स के माध्यम से, अपने कनेक्शंस के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों का जाल बिछाया कि जो व्यापारी अपना सोना और चांदी ले करके उन शहरों में व्यापार करने के लिए जाते थे, उनके बीच उन्होंने एक बात रखी कि भाई तुम अपना जो व्यापार करने के लिए सोना चांदी ले जाते हो, सबसे बड़ा खतरा क्या है। सबसे बड़ा खतरा ये था कि रास्ते में उनका धन जो था वो लूट लिया जाता था। ये सबसे बड़ा खतरा था। तो वहां पे उन्होंने एक बात रखी, एक काम शुरू किया अपना, कि आप अपना जो सोना चांदी है, जैसे 100 सिक्के सोने के लाओ, हमारे पास रख दो और हम आपको इसके बदले एक रसीद देंगे, नोट।
वो रसीद पे लिखा होगा कि इस व्यक्ति ने हमें 100 सिक्के दिए, मैंने इससे 100 सिक्के अपने पास रख लिए और इसके बदले मैं इसे 100 सिक्के अदा करने का वचन देता हूँ। और आप हमारे मतलब आप किसी भी शहर में जाओ, वहाँ हमारे सेंटर्स है, आप वहाँ ये रसीद दिखाओ और वहाँ इस रसीद के बदले 100 सिक्के के बदले आपको 3 या 4 सिक्के काट के बाकी के बचे हुए मिल जाएँगे। तो भई लोगों ने लगा कि भई ये तो अच्छा है, 100 सिक्के अगर हमें 3-4 सिक्के दे के मिल जाए, तो भई सस्ता सौदा है, क्योंकि 5-10 बार की यात्रा में एक बार तो लूट लिए जाते थे वो, तो सौदा महँगा पड़ता था। तो इन्होंने इस तरीके से लोगों को लूट से बचाने के लिए लेन-देन का व्यापार शुरू किया। जब इन्होंने व्यापार शुरू किया, तो साथ ही साथ इस व्यापार को करने में इनको मज़ा आने लगा। हर जगह लोगों के बीच में बहुत सारे सिक्के जमा होने लग गए। इधर का लेन-देन उधर करने लगे, ठीक है? रोटेशन चलने लग गया इनका। बहुत सालों तक ये बड़ी ईमानदारी से इनका ये जो बिज़नेस था ना, ये चल रहा था। लोग इन पे विश्वास कर रहे थे। नेम फेम हो गया इनका, और कभी भी इन्होंने पैसे के लेन-देन में कोई गड़बड़ नहीं की। ये अंकों के मामले में, नंबर्स के मामले में ये बहुत सटीक थे। अंकों के मामले में कभी गड़बड़ नहीं करते थे। लोगों को सदा इन्होंने पैसा दिया, जिसका जितना, जैसे बैंक में हम माँगने जाते हैं, जब गए उस तरीके से ये भी देते थे। इसीलिए बैंक का विश्वास है। इवन बैंक का विश्वास इतना भी है कि यदि कोई चेक बाउंस हो जाए, तो आप उसमें कंप्लेन करा सकते हो। तो इन्होंने भी उस तरीके से अपना विश्वास जमाया और लोग इस पे विश्वास करते भी थे। जब इनका विश्वास जम गया, तो कुछ ऐसे भी व्यापारी हुए जिन्हें ये लगा कि हम ये 100 सिक्के लेके जाते हैं, वहाँ पे हमें 96 मिलते हैं, तो हमें क्यों ना एक काम करें, हम उनसे बात करें और ये सौदा फिक्स करें कि भई आप जो है रसीद हमसे वापस ले लो और सिक्के आप जब चाहे वो सोनार के पास जाके आपको सिक्के मिल जाएँगे। तो जिस तरीके से हम अपना आज के डेट में चेक देते हैं ना, कि भई चेक ले लो और जब चाहे अपना विथड्रॉ कर लेना चेक के माध्यम से बैंक में जाके। वैसे ही लोगों ने क्या किया, उन रसीदों पे इतना विश्वास कर लिया और 4% ना कटाना पड़े, तो आपस में रसीद ही जो रिसिप्ट थी, उसका ही ट्रांज़ैक्शन आपस में करने लग गए। जब रसीद ट्रांज़ैक्शन में आ गई, जब वो स्लिप ट्रांज़ैक्शन में आ गई, तो ऐसी स्थिति में कई दिनों तक इनके पास वापस लोग सोना अपने पास लेने नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने बहुत शक, मतलब इनको शक हो गया कि भई एक आदमी को यहाँ से वहाँ उस शहर में जाने में 4-5 दिन का समय लगता है। उसको अभी तक तो पहुँच जाना चाहिए था, वो अभी तक सोना लेने क्यों नहीं आया? तो इन्होंने पूछताछ की ना जब मार्केट में, तो इन्हें पता लगा कि भई लोग तो रसीद चलाने लग गए मार्केट में। अब लोग सोना लेने के बजाय वापस रसीद-रसीद खेलने लग गए। तो इन्होंने एक तरफ तो ये लगा कि भई इनका ये जो बिज़नेस है ये गड़बड़ हो गया, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही आइडिया आ गया, एक बहुत ही चालाकी से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो चालाकी आज तक पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेड है वो आइडिया। आइडिया ये था कि हम अपनी रसीद मार्केट में लॉन्च कर दें। अब हज़ारों रसीद इन्होंने मार्केट में छोड़ दी। अब हज़ारों रसीदें मार्केट में चल रही हैं। तो यदि 1000 रसीद चल रही है, तो 1000 रसीद 100 सिक्कों के हिसाब से आपके पास जो है 1 लाख सिक्के तो रखे हुए हैं, और लोग लेने आते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि लोगों का रसीद पे विश्वास हो गया और उसी पे व्यापार कर रहे हैं। तो इन्होंने मार्केट में अपने 10,000 रसीद डाल दी, मतलब 10,000 रिसीप्ट्स अपनी मार्केट में छोड़ दी और सामान उठा लिया और उस सामान से लेन-देन करके और तरीके का व्यापार शुरू कर दिया। और लोगों को विश्वास था रसीद पे, तो लोग उसी के माध्यम से अपना व्यापार चला रहे थे। कई वर्षों तक इन्होंने ऐसा किया और लोगों ने बहुत धन कमाया, मतलब एक्सट्रीम। जब इन्होंने बहुत धन कमाया, तब इनका लालच बढ़ा। और यहाँ पे आप सब समझ लो, जितने भी आध्यात्मिक लोग समझ रहे, इतने लालच का कोई व्यक्ति क्या करेगा? परंतु जितने व्यापारी लोग सुन रहे हैं, वो ये सब समझ जाएँगे कि जो लालच होता है, वो अनलिमिटेड होता है और पैसा जो है, वो अनलिमिटेड कमाने की चाह होती है, जो कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यदि धर्म को बीच में एंट्री ना मिले, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और धर्म को यदि एंट्री मिल जाए,
तो कहीं न कहीं फिर एक राजा के घर में बुद्ध पैदा होने जैसी स्थिति हो जाती है, जो धन छोड़ के भी चला जाता है। तो जूस की शिक्षा में कहीं पे भी धर्म की शिक्षा नहीं है। जूस की शिक्षा में सिर्फ़ एक है उनका धर्म, वो है ताकत, सिर्फ़ ताकत। ताकत अपने हाथ में होनी चाहिए, सिर्फ़ ये उनकी शिक्षा है। तो कुल मिला के ये जब पूरा इनका सिस्टम सेट हो गया, तो उसके बाद ये रॉथस्चाइल्ड जो था, उनके 5 बच्चे थे और ये जो एक और थे रॉकफेलर, और रॉकफेलर के भी 5 बच्चे। तो दोनों ने मिल के प्लान किया कि जो सब बच्चे हैं, बच्चों को दुनिया के अलग-अलग शहरों में भेज दें, देशों में। तो इन्होंने दुनिया के कई देशों में भेज के यही बिज़नेस को एस्टैब्लिश करवाया। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, कई ऐसी जगह, जर्मनी, न्यूयॉर्क के, यूरोप के अलग-अलग मतलब देशों में इन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया और हर बच्चे को वहाँ पे अपना एक बैंकिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए कह दिया। और जब ये बैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करने की बात कही, तब इनका काम जो था, आप सोच सकते हो कि एक देश में रह के जब ये कर रहे थे, तो 10-20 सिटीज़ के बीच में, अब जब इन्होंने पूरी तरीके से पूरे देशों में फैला दी, इन सभी देशों में, तब क्या बिज़नेस हुआ होगा इनका। तो एक्सट्रीम वेल्थ जो इनकी जनरेट हुई, तो इन्होंने और भी उस पैसों से बिज़नेसेस एस्टैब्लिश कर दिए। जो मेटल्स थे उनके बिज़नेस इन्होंने एस्टैब्लिश किए। इन्होंने साथ-साथ उस समय जो युद्ध होते थे, जो युद्ध में जो वेपन्स यूज़ होते थे, जो हथियार, उनकी फैक्ट्रीज़ भी इन्होंने एस्टैब्लिश की और ये सारे काम इन्होंने साइड वाइज़ शुरू कर दिया। परंतु इनका जो मेन काम था, वो बैंकिंग ही था। फिर एक बहुत अजीब घटना घटी। अजीब घटना ये घटी कि जो नेपोलियन था, फ्रांस का जो था, उसकी लड़ाई चली इंग्लैंड से। फ्रांस और इंग्लैंड की जब लड़ाई चली, तो कई सालों तक ये लड़ाई चली। लेकिन जब ये लड़ाई बहुत ज़्यादा चरम पे पहुँच गई, तो कोई भी राजा जब लड़ता है, तो शुरुआत में तो वो अपने धन से लड़ता है, परंतु थोड़े समय बाद उसे धन की ज़रूरत पड़ जाती है और वो पब्लिक से माँगता है। पब्लिक से माँगने के लिए राजाओं के पास तब सीधा-सीधा एक ही तरीका होता था कि भई पब्लिक हमें पैसे दो। लेकिन पब्लिक ऐसे पैसे कैसे दे? या तो राजा पूरे तरीके से प्रजा के घर में घुस के लगान वसूली के नाम पे सारा सोना और धन छीन लेते थे। लेकिन उससे कभी क्या है आक्रोश हो जाता था जनता के मन में राजा के प्रति। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा से मीटिंग की और इधर नेपोलियन और इधर सब राजाओं से मीटिंग की और कहा कि भई अ, हम मतलब दुनिया को समझा सकते हैं लोगों को कि भई आपके ऊपर विश्वास करें क्योंकि लोग हम पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि लोग इनके ऊपर विश्वास करते थे ना। और यहाँ से शुरू होता है बॉन्ड की। बॉन्ड एक व्यवस्था होती है जिसमें उन्होंने कहा कि आपका राजा युद्ध लड़ रहा है, आपके राजा को धन की ज़रूरत है। तो राजा को आप 10,000 रुपए दें, 10,000 रुपए के बदले वो आपको एक बॉन्ड देंगे। वो बॉन्ड यदि राजा जीत गया दूसरे जीत से, तो निश्चित ही राजा की तरक्की होगी। तो तुम्हारा जो बॉन्ड है वो 10,000 की जगह 50,000, 1 लाख भी हो सकता है। और यदि राजा हार गया, तो तुम्हें तो लूट लेगी दूसरे देश की जो सेना है। उस कंडीशन में राजा ना हारे तो तुम पैसे दो। अच्छी बात यही है कि तुम पैसा दे के राजा को मजबूत करो और जीतने की तरफ अग्रसर करो। ये जो बात थी, ये नेपोलियन को समझ में आ गई और राजाओं को भी समझ में आ गई और समझा ये लोग रहे थे। तो पब्लिक ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया और पब्लिक ने बड़ी संख्या में पैसा इन लोगों को दिया। उस समय सोना-चांदी चल रहा है। तो सारा सोना-चांदी इन्होंने पब्लिक ने दिया इनको अपना और इन्होंने राजा को दिया और बीच में बॉन्ड दोनों तरफ अपने पास रख लिए। फिर एक और कहानी, ये कहानी आप सर्च भी कर सकते हैं कि नेपोलियन के युद्ध के दौरान एक बार ऐसी खबर उड़ी कि नेपोलियन हार गया। और वो खबर जब उड़ी कि नेपोलियन हार गया, तो फ्रांस में जो लोगों के बॉन्ड थे ना, वो अचानक से 10,000 से घट के 85 रुपए हो गए। 70, 80, 100 रुपए हो गया। तो लोगों ने कहा जो भी मिल रहा है ले लो फटाफट। तो लोगों ने लाइन लगा के बैंक में जा के अपने जो 10,000 के बॉन्ड थे वो बेच दिए 100-100 रुपए में। और उधर दूसरे देश में खबर उड़ गई कि वहाँ के देश की सरकार जीत गई है, मतलब वो राजा जीत गए। तो वहाँ के 10,000 के जो बॉन्ड थे वो 50-60 हज़ार हो गए। और फिर कहानी पलट दी कि भई नेपोलियन जीत गया, ऐसी खबर उड़ा दी।
जो कि एक्चुअल में सही था। और जब ये बात हुई तो अचानक ही एक काम और हुआ कि जो लोगों ने 50 रुपए में बॉन्ड बेचे थे, वो फिर 20-25 हज़ार के हो गए वो बॉन्ड, और जो उधर में 50 हज़ार के खरीदे थे 50-100 रुपए के रह गए। ये कमाया इन्होंने धन, और साथ ही साथ इनका व्यापार और भी था। इन्होंने वो धन तो लिया था, लेकिन धन के साथ साथ नेपोलियन को और राजाओं को हथियार पेश किए थे। ऐसे करके जब ये सब चीज़ें चलने लगी, तो इन्हें साथ साथ एक आइडिया आया। अब वो वक्त आ गया है, अब हम अपने इस प्लान को पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि दुनिया में सब राजाओं का राज्य था। या तो जमींदार राज कर रहे हैं, या फिर राजा राज कर रहे हैं, छोटे 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 छोटे। उस समय भारत में भी बहुत राजा वगैरह थे, आप जानते हो। तो इन्होंने क्या किया, उस समय के दौर में इंग्लैंड का पूरा राज था दुनिया में, और इंग्लैंड के साथ मिलके इन्होंने उनकी इकोनॉमी को मिलने की बहुत तरीके के लालच दिए कि भाई इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। कि आज के समय में आप जानते हो कि इंग्लैंड और अमेरिका ही एक ऐसे देश है जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड कोई काम नहीं करता सिवाय बैंकिंग सेक्टर के। इंग्लैंड में किसी भी प्रकार की औद्योगिक क्रांति नहीं है। इंग्लैंड में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होता। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का एक जो रीज़न है, उसी रीज़न की वजह से इंग्लैंड जो है धनवान बना हुआ है। तो वहाँ बस एक रानी को सेट करना था कि भाई तुम मेरी बात समझो, और पूरी दुनिया में पूरे लोग तुम्हारे खिलाफ लग चुके हैं, युद्ध की स्थिति आएगी, तुम मेरे साथ मिलो, और तुम धीरे धीरे जितने भी देशों पे कब्जा करके रखे हो छोड़ो। और छोड़ने के साथ साथ वहाँ पे इन शर्तों पे छोड़ो कि यहाँ पे राजा राज नहीं होगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी के माध्यम से इस पूरी दुनिया को चलाया जाएगा। डेमोक्रेसी प्लांटेड है डियर। डेमोक्रेसी को प्लांट किया गया है बहुत सटीक तरीके से पूरी दुनिया में। और ये मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में डेमोक्रेसी प्लांट करने से हुआ क्या। इन्होंने एक तरफ डेमोक्रेसी प्लांट करने की बात की, और दूसरी तरफ एक और काम किया। इंग्लैंड को अपने समर्थक में ले लिया कि पूरे दुनिया से लोगों को अब मुक्त कर दो, जहाँ पे भी कब्जा करके रखे हो, और डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दो। इसमें टाइम लगा, एक लॉन्ग प्रोसेस था ये पूरा, कई दशकों का ये प्रोसेस था। और इसी दशक के बीच में अचानक एक और काम हुआ। उस वक्त अमेरिका उभरता हुआ राष्ट्र था, और अमेरिका में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थी, और यही डेमोक्रेसी इन्हें समझ आ रही थी कि किस प्रकार से काम कर सकती है। तो अमेरिका में डेमोक्रेसी थी, तो इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को ना जाने क्या लालच दिया, जो आज तक दुनिया में रहस्य है। ना जाने क्या लालच दिया होगा कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति को ये समझा दिया इन्होंने कि आप अपने जो डॉलर है, जो चांदी और सोने में निकालते हैं, उसको हटा के आप नोट को लाइए जिसका नाम होगा डॉलर। और वो डॉलर छपाई का काम ये लोग करेंगे। इनके पास बहुत तरीके की ताकतें आ गई थी कि भाई छपाई का काम हम करेंगे। और पता नहीं किस तरीके का इन्होंने लालच दिया होगा राष्ट्रपति को कि भाई राष्ट्रपति तैयार हो गया और छपाई का सारा काम इनको दे दिया। तो जितने डॉलर ये छाप के देते थे उनके बदले इनको सोना दिया जाता था, और डॉलर जितने ये छाप के देते थे उसके बदले में 1-2% का कमाई भी इनको मिल जाता था। गजब खेल मतलब इन्होंने सेट किया, कैसे सेट किया नहीं पता, कौन सी सेटिंग की, क्या सप्लाई दिया, ये आप सोचो इसके बारे में। परंतु इन्होंने ये कर लिया। आज भी अमेरिका के बैंकों के जो डॉलर होते हैं ना, वो पूरी दुनिया में जितने भी डॉलर जाते हैं वो रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी छाप के देती है। लेकिन इतने से इनका पेट नहीं भरने वाला था। जब इन्होंने डॉलर छपाई की बात कर ली ना, उसके बाद दुनिया में क्योंकि एक तरीके से युद्धों की अवस्था थी, और सिर्फ देशों पे, मैक्सिमम देशों पे इंग्लैंड का राज था। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने जिस तरीके की बात रखी कि भाई अमेरिका के माध्यम से, जब उस वक्त डॉलर बने, तो अमेरिका के माध्यम से इन्होंने एक चीज़ का और निर्माण किया जो था वर्ल्ड बैंक। दुनिया में पहला विश्व युद्ध भी नहीं हुआ था तब इन्होंने वर्ल्ड बैंक का निर्माण कर लिया था। और उस वक्त सिर्फ 2-4 कंट्रीज ही थी जो इसमें जुड़ी हुई थी। 2-4 कंट्रीज थी वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ी हुई, बाकी ज़्यादा कंट्रीज इसमें जुड़ी नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हुआ ये
कि फिर इन्होंने, क्योंकि युद्ध प्लान करने की बहुत एक्सपर्ट हो गए थे ये, किस तरीके से डिस्प्यूट हो दो देश के बीच, तो इन्होंने पूरे दुनिया के में अंदर पहला विश्व युद्ध करवाया। और इन्होंने जब पहला विश्व युद्ध करवा दिया सक्सेसफुली, तो दुनिया में उस वक्त बहुत बड़ी आर्थिक तबाही आ गई। और जब बहुत बड़ी आर्थिक तबाही आई पूरी दुनिया में, तो इन्होंने पूरी दुनिया को एक तरीके से निमंत्रण दिया अमेरिका की तरफ से कि आप जो है हमसे डॉलर लेके और इसे पूरी दुनिया में खरीदारी कर सकते हैं। तो डॉलर उस वक्त 1 रुपया और डॉलर 1 डॉलर उस समय इक्वल था। लेकिन इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे डॉलर को जब इतना ज़्यादा सर्कुलेट कर दिया, तो उसके एवज में दुनिया से लिया सोना और उनको दिया डॉलर। और धीरे धीरे डॉलर का फिर प्रचलन हो गया पूरी दुनिया में। लेकिन डॉलर जब इन्होंने दिए, तो उसके बाद इनके इस प्लान को पकड़ लिया हिटलर ने कि भई ये पूरी बैंकिंग सिस्टम जो है ये बर्बाद कर रही है। और हिटलर ने उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर ने एक काम किया कि अपनी जर्मनी को पूरी तरीके से अपनी मुद्रा पे आधारित करके चलाया। और पूरा जर्मनी 2 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ चला। और तभी फिर दूसरा प्लान हुआ। इनके पास इतने दिनों के अंदर बहुत तरीके की ताकतें आ गई थी, जिसमें से एक ताकत थी न्यूज़पेपर, मीडिया, पत्रकारिता। उस वक्त न्यूज़पेपर होते थे और टीवी का आरंभ होने जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया में हिटलर को एक गुंडा, एक बदमाश घोषित करवाया। पूरी दुनिया में इस इस चीज़ की चर्चा करने लगी और हिटलर इस चीज़ से एकदम मतलब गुस्से में आ गया। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और पूरी दुनिया में और तबाही आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इन्होंने हिटलर पूरा बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ दुनिया में और ज़्यादा आर्थिक तबाही आई। और लोन लिया फिर लोगों ने, पूरी दुनिया को इन्होंने विश्व बैंक के माध्यम से डॉलर वगैरह सप्लाई किए। और तब दुनिया में सब लगभग 30, 35 या 40 देश ऐसे हो चुके थे जो विश्व बैंक के साथ जुड़ चुका था, लेकिन अभी भी भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। फिर इन्होंने एक चीज़ और प्लान की, जिसके बारे में मैंने पहले ज़िक्र किया। फिर उन्होंने डेमोक्रेसी जो प्लान कर रखी थी, सॉरी 47 के आसपास भारत भी आज़ाद हो गया और बाकी देश भी आज़ाद हो गए, तो उनमें डेमोक्रेसी प्लांट हो गई। तो अगर डेमोक्रेसी क्या होती है मैं ये समझाता हूँ। यदि मैं ये कहता कि भई मैं यहाँ के जो ये देश है इसको राजाओं के पास छोड़ देता हूँ, सौंप देता हूँ, तो यहाँ के राजाओं के पास इतना पैसा था कि राजा इसको आरंभ कर सकते हैं। लेकिन जब कोई डेमोक्रेसी होती है, तो वहाँ का एक नेता चुन के आता है। जैसे यहाँ का जवाहरलाल नेहरू चुन के आए। शायद जवाहरलाल नेहरू थोड़े रिच थे, तो उनके पास में 200 करोड़ की संपत्ति थी, तो उसमें से 196 करोड़ रुपया भारत सरकार के खाते में डाले, ताकि कम से कम देश थोड़ा आगे बढ़े। तब तक उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लिया था। लेकिन जैसे जैसे आगे हम काम करेंगे, लोन की तो ज़रूरत पड़ेगी, धन की ज़रूरत पड़ेगी, विश्व व्यापार की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में इनको धीरे धीरे दो लोन की तरफ जाना पड़ा। लोन लेने के लिए राज़ी होना पड़ा और विश्व बैंक के साथ भारत ने संधि की कि हम इनसे लोन लेंगे। उसी वक्त कहते हैं कि 100 के आसपास कंट्रीज़, तो उस कंडीशन में 100 कंट्रीज़ के आसपास भारत के साथ उस विश्व बैंक की सिस्टम में शामिल हो गई। और विश्व बैंक का 150 से ज़्यादा देशों में पूरा कब्ज़ा हो गया जहाँ वो लोन देते हैं। और अब थी सरकारें कब्ज़े में। लेकिन 5 साल की डेमोक्रेसी आगे चल के जो रंग लाने वाली थी, वो एक नया रंग लाने वाली थी। वो नया रंग ये था कि जो भी नेता आएगा, वो बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक का पैसा लूटेगा। जो लूटेगा, उसे बोला जाएगा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी रखने के लिए भी दुनिया में एक बैंक होना चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड में एक बैंक का निर्माण किया गया, जिसे कहा गया स्विस बैंक। और स्विस बैंक के बारे में यदि आप जानकारी लें, तो आप बहुत आसानी से ये चीज़ को समझ सकते हैं कि स्विस बैंक में खाता खुलवाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। उनकी ऐसी व्यवस्था है कि दुनिया में आपका पैसा कहीं भी हो, वो अपने तरीके से उठा के अपने बैंक तक पहुँचा लेंगे। और स्विस बैंक में पैसा रखने से आपको ब्याज नहीं मिलता, आपको उल्टा ब्याज देना पड़ता है, 1 डेढ़ % के आसपास। तो डेमोक्रेसी बढ़ेगी,
तो डेमोक्रेसी के माध्यम से होगा क्या, धन दो ही लोगों के पास में होगा, एक नेताओं के पास और दूसरा वो जो उद्योगपति होते थे। और दोनों के पास जो धन होता था, नेताओं के पास जो धन था वो तो सीधा ब्लैक मनी था, इसलिए उन्हें रखना था स्विस बैंक में। और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो नेता थे, जो बैंक से लोन लेते थे, वर्ल्ड बैंक से, उसे निपटाने के लिए इनको टैक्सेस लगाने थे और अपने देश को चलाने के लिए टैक्सेस लगाने थे। और टैक्स क्या लगाए जाए, इसका निर्धारण विश्व बैंक इनको सजेस्ट करता था कि भाई इस प्रकार से करो, इस प्रकार से तुम ये टैक्स वसूल पाओगे। तो टैक्स बढ़ा के लगाए जाते थे। और टैक्स देना किसी भी व्यापारी को अच्छा नहीं लगता, किसी भी बिजनेसमैन को टैक्स देना अच्छा नहीं लगता। जितने भी लोग सुन रहे उन्हें ये बात समझ आ रही होगी। तो ऐसे कंडीशन में बहुत बड़ा हिस्सा व्यापारी के पास में ब्लैक मनी होता था, एक बहुत बड़े हिस्से में, और नेताओं के पास भी होता था। तो दोनों की ब्लैक मनी घूम के जाती थी इनके पास, स्विस बैंक में। कितने सुंदर तरीके से इन्होंने पूरा एक हर चीज को एग्जीक्यूशन का आप लेवल समझो इसका। तो ये ऐसे सागर है धन के कि दुनिया में कहीं भी किसी के पास भी धन है ना, तो उनके नीचे एक छेद लगा हुआ है। आप में से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति, व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा हो, दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आज की तारीख में एक लिमिटेड पैसा मंथली इनके पास ना दे रहा हो। ये बात अलग है कि इसकी खबर किसी को नहीं है, इसकी खबर किसी को नहीं है और सब इनको पैसा दे रहे हैं। इतना सिस्टमैटिक तरीके से एग्जीक्यूशन का जो लेवल है, एक्सट्रीम कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने जो प्लान किया, जब इन्होंने पूरा पैसा दिया पूरी दुनिया को और उनसे सोना लिया, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ये फैल गया पूरा। तो 1970 में एक घटना हुई। 1970 में सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति को इस बात का आभास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। अब डॉलर कितने छाप लिए क्या पता, हमें को तो थमा दिए डॉलर कि भाई खर्च करो। तब तक ये ट्रांजैक्शन वगैरह भी ऐसे नहीं होते थे ऑनलाइन के, तो उन्होंने बस डॉलर पकड़ा दिए, गाड़ियों से डॉलर आ रहे हैं। लेकिन इनके पास इतना धन है या नहीं है, इतना सोना है या नहीं है जिसके एवज में डॉलर छाप रहे हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने 1970 में पहली बार इनसे कहा कि भाई हम आपका डॉलर वापस कर रहे हैं, आप हमारा सोना वापस दे दो। तो प्रति वर्ष इन्होंने वापस करना शुरू किया और प्रति वर्ष वो सोना देता रहा, कभी मना नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि इनकार ये एक ऐसी चीज़ है जो इसकी सारी व्यवस्था को तबाह कर सकती है। तो इन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि हम नहीं देंगे सोना। लेकिन अंदर की अंदर ये जान गए थे कि अगर पूरी दुनिया के सारे देशों ने डॉलर मांगना, मतलब वापस से देना शुरू कर दिया और सोना वापस लेना शुरू कर दिया, तो एक दिन हम आफत में पड़ जाएंगे। क्योंकि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को एग्जीक्यूशन पे मतलब फैला रखा है। तो यहाँ पे दूसरी कहानी इन्होंने शुरू की। 4 साल तक 71, 72, 73, 74 फ्रांस अंदर ही अंदर इनसे सोना लेता रहा और ये देते रहे, और वो डॉलर वापस देता रहे। और पीछे से इन्होंने इसराइल को गुंडा बनाया। इसराइल को इन्होंने शस्त्र दिए, वेपन्स। और इसराइल एक काम कर रहा था, जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी जिनके पास तेल था, और उस समय तेल सोने के बदले देते थे, उन सारी गल्फ कंट्रीज में ये बम फेंकता था इसराइल, और कुछ नहीं करता था। ये इनका गुंडा देश है। मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि इसराइल के पास भी वही स्थिति है कि इसराइल कुछ नहीं है इसराइल के पास, लेकिन धन के मामले में दुनिया में टॉप पे है। और इसराइल तो बैंकिंग सिस्टम भी कंट्रोल नहीं करता। यदि इसराइल की हिस्ट्री आप लोग खोल के देखेंगे, गूगल करेंगे, तो इसराइल सबसे ज़्यादा धन कहाँ पे कमाता है, तो आपको पता लगेगा कि किसी तरीके से तो दिखाना है मार्केट में, तो दिखाते हैं कि इसराइल ने कुछ ऐसी रिसर्च कर रखी है जिस रिसर्च के माध्यम से उनको सेल करके वो पैसा कमाता है। गजब। कौन सी रिसर्च है भाई, बस रिसर्च है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ऐसी स्थिति में एक और बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। 4 साल तक जब ये इसराइल बम फेंकता रहा सब पे, तो गल्फ कंट्रीज़ में, तो ये जो शेख होते हैं ना, बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत ज़्यादा ये बदमाश नहीं होते, पैसा बहुत होते हैं, बस जी रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी।
अभी भी शेखों के वहाँ पे ऐसे-ऐसे महल बने हुए हैं, जिन महलों में 10-10, 50-50 हज़ार सोने की ईंटें लगी हुई हैं, जिनका एक-एक का वज़न 5-5 किलो है। मतलब आप सोचो 50,000 ईंटें लगी है, जिस पे पूरा जो सरफेस है वो पूरे सोने का है। पूरी दुनिया सोना दे रही थी और से तेल ले रही थी, लेकिन तेल का ज़्यादा खर्च नहीं था। इन्होंने जब 4 साल तक इधर बम फेंका और 4 साल तक उधर फ्रांस के राष्ट्रपति को सोना देते रहे। 5वें साल में 75 में फ्रांस के राष्ट्रपति में ऑनलाइन टेलीविज़न पे स्टेटमेंट दिया कि ये लोग वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारा सारा सोना खा रहे हैं। जिस समय ये स्टेटमेंट आया, उसके 15 दिन के अंदर फ्रांस का राष्ट्रपति एक अज्ञात बीमारी के रूप में खत्म हो गया और उस बीमारी का सिम्पटम ठीक ऐसा ही था जिस प्रकार से राजीव दीक्षित जी को एक अज्ञात बीमारी ने खत्म कर दिया। तो जिस तरीके से राजीव दीक्षित जी की मौत हुई, एक रहस्यमय तरीके से, उसी प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति की भी मौत की गई। और वही वो दौर था जब इन्होंने संपर्क किया कि जितने भी ये गल्फ कंट्रीज़ है जो अपना तेल पूरी दुनिया में देते हैं, ये तेल अब सोने के बदले में ना दे के डॉलर के बदले में दें। उन्होंने कहा कि भई हम क्यों दें? हमें तो सोना मिल रहा है, हम आपकी बात क्यों मानें? उन्होंने कहा, मानोगे नहीं तो एक बात होगी कि इज़राइल तुम पे हमले पेश करेगा और अगर मान जाओगे तो सिर्फ़ एक बात होगी कि हमला कभी इज़राइल तुम पे नहीं करेगा। एक गुंडा बना लिया था इन्होंने, तो भई लोगों को मजबूरन। तो फिर एक काम हुआ कि दुनिया के सारे देशों ने जो तेल था वो डॉलर डॉलर के बदले में खरीदना शुरू कर दिया। तो जिस डॉलर को पूरी दुनिया फ्रांस के राष्ट्रपति के आधार पे अमेरिका को वापस देकर अपना सोना वापस लेने लगी, वही डॉलर अब तेल खरीदने के काम आने लगा। और यही सन 70 सन 80 का दशक है जब बैंकों ने, जो इन्हीं की बैंकिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में, यही परिवार रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर, ये एक पूरा परिवार है। ये एक व्यक्ति नहीं है सालों से जिंदा है, ये एक परिवार है जो एक पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते जा रहा है और बड़े ही शातिर तरीके से। तो यही 80 का दौर था जब पूरी दुनिया के सभी बैंकों ने अचानक होम लोन के अलावा, होम लोन इतने ज़्यादा नहीं होते थे, सिर्फ बिजनेस लोन होते थे, बिजनेस लोन के अलावा कार लोन शुरू कर दिया, वाहन लोन। और जैसे ही कार लोन शुरू हुआ, अचानक ही हमारे पास बहुत तेज़ी से तेल खरीदने की ज़रूरतें बढ़ने लगी और हम डॉलर का और ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे उस वक्त के लोग, और डॉलर दिन प्रतिदिन और ज़्यादा कीमती होने लगा। ये मैं पूरी कहानी लंबे में समझाऊंगा तो कवर नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट सारी चीज़ों को डॉट्स कनेक्ट करते हुए आपको समझा रहा हूँ। सारे रिकॉर्ड है, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो। तो ये जो चीज़ थी, जब इन्होंने डॉलर का ये काम कर दिया, तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया में इनसे लोगों की निगाह हट गई और सारी दुनिया की निगाह तेल पे आ गई और सब लोग इस सिस्टम में सेटल हो गई। और ये बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे सिस्टम को चलाते रहे। उसके साथ-साथ इन्होंने दुनिया में एक और चीज़ प्लांट की और वो प्लांट थी बीमा, एलआईसी। आपको मालूम है, एलआईसी का अगर आप में से कोई भी एजेंट बात सुन रहा है बैठ के, तो वो अच्छे तरीके से इस बात को जानता है कि एलआईसी एक ऐसी चीज़ है जिसका सदा ही फ़ायदा 300% का होता है। 300% के मार्जिन पे एलआईसी वर्क करती है। भारत की ही एलआईसी की जो भारतीय कंपनी है एलआईसी, उसके पास कहते हैं 50 लाख करोड़ रुपए का रिज़र्व है। और अब वो कंपनी भी, उसके शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को बेच रही है। और बहुत ही दुख की बात है, पहले ये प्लांट करते हैं, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करते हैं। पहले इन्होंने बैंकिंग प्लांट की, जैसे इंडिया में बैंक थे अलग अलग। जैसे मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ कि भाई इंडिया में सरकारी बैंक कौन सा है, तो लोग कहते हैं कि रिजर्व बैंक सरकारी है। तो 110 साल पुराना बैंक, रिजर्व बैंक सरकारी कैसे हो सकता है? 110 साल तो हमें आज़ाद हुए भी नहीं हुए। तो इसका मतलब ये प्लांट था। फिर उसके बाद ये सरकार के पास गया और इसके पीछे कैसे घपले होते हैं वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो इन्होंने तेल जो था वो खरीदने की बात की, सॉरी, बीमा जो था, एलआईसी जो लॉन्च की। अब लोगों को जो आदत आदत डालनी थी और वो लोन की आदत डालनी थी, और उस लोन के लिए इन्होंने होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, हर व्यक्ति को लोन बांट दिया। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा बहुत कम ही होगा जिसके ऊपर कोई लोन नहीं लिया होगा, हम सबके ऊपर लोन है। तो ये सब इन्होंने करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे तरीके से अपने आप को मजबूत कर लिया। इसी बीच उन्होंने कुछ और काम भी किए जिनके बारे में बहुत ज़रूरी है जानना, और उसमें सबसे बड़ा इनका काम था, वो था सीआईए बनाना। अब आप लोग कहोगे कि सीआईए तो अमेरिका की एजेंसी, आप लोग कैसे बात कर रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं भी होना अच्छा होता है, इनका रिकॉर्ड नहीं है। पर एक चीज़ अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, जो कि आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा, इल्यूमिनाटी। अब उसी इल्यूमिनाटी को आप अगर उल्टा कर दोगे, इल्यूमिनाटी का उल्टा होता है इटानी मुल्ली, मतलब उसकी स्पेलिंग को बैक से फ्रंट लिखोगे तो इल्यूमिनाटी के उल्टा आप अगर लिखोगे तो दैट विल बी इटानी मुल्ली। तो इटानी मुल्ली डॉट कॉम आप सर्च करो और सीआईए की वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये बस एक लिंक है जो मेरे नज़र में आया। और सीआईए सीआईए एकमात्र ऐसी संस्था है पूरे विश्व में, अमेरिका की बनाई हुई, जो अमेरिका के अंदर बिल्कुल जांच नहीं कर सकती, लेकिन पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में सीआईए जाके जांच कर सकती है। और ये इनका सबसे खतरनाक हथियार था, क्योंकि अब इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी मुट्ठी में कब्जे करने के लिए एक चीज़ मिल गई थी। क्योंकि वहाँ के नेता होते हैं, सबकी कोई ना कोई कमी होती है, और सीआईए सबकी कमी इकट्ठी करता था। और हर नेता 5 साल के लिए जब आता है, तो उस नेता को 5 साल के बाद बेचारा गरीब परिवार के अंदर से बेचारा कैसे तैसे नेता बना, उस तरीकों, मतलब उस नेता को किस तरीके के लालच दिए जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका काम पूरी दुनिया में सीआईए करती है। ये बात आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, ये जान लीजिए सीआईए ये काम करती है। सीआईए बहुत भयंकर तरीके से एक एक आदमी के रहस्य और राज जानने के बाद एक फाइल क्रिएट करती है, जिसके माध्यम से ये सारे लोगों को पपेट बनाते हैं कि कब कहाँ पे क्या चलाना है और कौन से प्यादे को कहाँ प्लेस करना है। ये सीआईए के माध्यम से होता है, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी टीम बनाई भी होती जो अमेरिका अपने हित के लिए बना था, तो कम से कम सीआईए को अपने देश में भी कभी जांच करने के लिए अलाउ करता, लेकिन उसके देश में कभी सीआईए जांच नहीं कर सकती। और उसके बीच में जब इन्होंने तेल का और इन सब चीज़ों का फैलाया, तो जो जो देश तेल देने के राजी नहीं हुए, जैसे सद्दाम, लीबिया, ईरान राजी नहीं हुआ, तो जो जो देश राजी नहीं होता है, इनको ये अपने तरीके से नष्ट करने का काम करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी चलती रही। अब मतलब बहुत एक्सट्रीम इन्होंने किया यार। उसके बाद इन्होंने दुनिया में एक, उसके बाद दुनिया में एक नवीन क्रांति का आरंभ हुआ, जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो था इंटरनेट। क्योंकि इनके पास अधिकार केवल सिर्फ आपकी जानकारी लेने का नहीं है। गूगल अगर चाहे तो बैठे-बैठे आपके मोबाइल में इस तरीके के दस्तावेज़ आपके मोबाइल, लैपटॉप में डाल सकता है, ऐसा डेटा, जिस डेटा के आधार पे पुलिस आके आपको पकड़ लेगी कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ इनके खिलाफ, तो अगर इनको कभी कुछ खराब लग जाए मेरी बात, तो हो सकता है ये मेरे मोबाइल में भी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के बेसिस पे उस दिन पुलिस आए और मुझे पकड़ के ले जाए। ठीक है? और आप समझ जाओ कि भाई ये भी एक गलत व्यक्ति है जो कि फालतू बातें कर रहा है। और आप लोग तमाशा देखना और तैयारी करना आगे की, जिसके लिए आगे भी ये सब लोगों को पूरी दुनिया में आगे लेके जा रहे हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया, और उससे इन्हें समझ में आया कि दुनिया को एक नई दिशा दी जा सकती है। अब इनके पास कुछ दिक्कतें बाकी थी। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में और गुलाम बनाने में कुछ दिक्कतें अभी चल रही थी। वो दिक्कतें सुने क्या-क्या थी? लोगों के पास अभी भी कैश चल रहा था। लोगों के पास अभी भी कैश है, और पूरी दुनिया का अगर कैश मिला लिया जाए, तो कई करोड़ करोड़ रुपए का कैश है जो कि मार्केट में है। और यही कैश कारण है कि बहुत से लोग बैंकों से लोन लेने के बाद भाग भी जाते हैं और उनका पैसा देते नहीं हैं। तो अगर किसी तरीके से पूरी दुनिया में कैश फ्री इकोनॉमी हो जाए,
तो कोई भी आदमी बैंकों का पैसा लेके भाग नहीं सकता। और कैश फ्री इकोनॉमी का जो मतलब है, जैसे आज ही मैं बात कर रहा था एक जन से, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ऊपर कोई लोन है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे ऊपर एक लोन है, मैंने एक गाड़ी ली थी 7-8 लाख रुपए की, उस पे लोन है। और मैंने कहा कि आपके बैंक में कोई पैसा जमा है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, 10-12 लाख रुपए मेरे बैंक में जमा है। तो कितने मज़े की बात है। हमारा ही पैसा बैंकों में जमा है और उसी में से हम लोन ले रहे हैं और उसी का हम ब्याज दे रहे हैं। हम वो समझ रहे हैं कि हमारा रखा हुआ सेफ है, और एक तरीके से ये बात ठीक भी लगती है, रखा हुआ सेफ है। और ये जो है, जो हमने गाड़ी ली है, इसका देखा जाएगा, क्लियर करते रहेंगे और कहीं नहीं। लेकिन अगर सारे बैंक अंदर से जुड़े हुए हो और पूरी दुनिया में कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, तो विश्वास मानना, कोई भी आदमी इनका पैसा लेके भाग नहीं सकता। ये हर आदमी को पकड़ के ले लेंगे और तुम्हारा पैसा तुम ही से खेलेंगे और तुम पूरे तरीके से इनके कंट्रोल में रहोगे। तो पहला इनका था कि पैसा जो सबके पास है, वो सबके पास कैसे पहुंचाया जाए। दूसरे इनकी जो प्रॉब्लम थी, पॉल्यूशन एंड ऑल जो बढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है कि घर तो इनका भी है, कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम इनको भी होगी। क्योंकि आप सोचो कि एक व्यक्ति है जिसके पास दुनिया का सारा धन है, सारे संसाधन है, पूरी दुनिया में सबसे, पूरी कंट्रोल ही दुनिया को वही कर रहे हैं बैंकिंग के माध्यम से। तो उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जैसे लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो एक कीड़े मकोड़े हुए ना, जो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और सारी दुनिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं सिर्फ। समझ रहे हो? क्योंकि इनके पास सब कुछ है, अब इनके आने वाली पीढ़ी के लिए तो कुछ बचना चाहिए, नहीं तो हमारे जैसे कीड़े मकोड़े सब चीज़ों के संसाधनों को ख़त्म कर देंगे अपने तरीके से। तो इनको सब चीज़ों पे कंट्रोल बनाना था। साथ साथ पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ये जितने भी रिसोर्सेज है, तेल और अदर रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे, कोयला ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे धीरे धीरे पृथ्वी सूख जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में इनके पास पॉपुलेशन कंट्रोल की भी एक दिक्कत थी, और सारी दुनिया की एक सरकार कैसी बनाई जाए। तो इनके पास ये 4 मुद्दे थे। पहला, बैंक, कि सारा पैसा बैंक के पास पहुंचाया जाए, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, और सारी दुनिया पे एक सरकार बनाई जाए, ताकि सबको कंट्रोल करने की जगह सिर्फ एक को कंट्रोल करना आसान हो। अब यहाँ पे आता है कोरोना। हाँ, वो 4 बात में एक और बात आप जोड़ लीजिए, कि दुनिया में सारे बिज़नेसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये 5th बात है, कि पूरी दुनिया का बिज़नेस को एक ही आदमी कंट्रोल करे। लेकिन वो आपको इस तरीके से कंट्रोल करेंगे, आप बहुत सी चीज़ों का उपयोग बंद करो। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब बंद कर दो, फिर क्या चलेगा? फिर जिस तरीके से एक बारकोड होता है ना, वो बारकोड आपके हाथ में प्रिंट कर दिया जाएगा और हर आदमी का बैंक अकाउंट उसके हाथ में प्रिंट होगा। उसी में पैसा आएगा और उसी से पैसा जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको प्लास्टिक्स को सारे रोकेंगे। आपको थोड़ा अच्छे से रहना है। कई चीज़ें ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी है जो आप पाए नहीं जाएँगे। क्योंकि अगर पेट्रोल ख़त्म है तो प्लास्टिक भी ख़त्म है। अभी तक इन्होंने प्लास्टिक से जितना धंधा करना था कर लिया। जितनी गंदगी फैलानी थी इन्होंने फैलाई। लेकिन अब आपको समझाया जाएगा कि ये गलत है, और ये नहीं बताया जाएगा कि अब ये दुनिया में पैदा नहीं होता तो इसीलिए लाए कहाँ से? बल्कि ये बताया जाएगा कि कोरोना जो है वो हर चीज़ में फैलता है, जैसे प्लास्टिक और नोट, तो नोट भी बंद कर दो और आप इन सारी चीज़ों को मानोगे। और तीसरी चीज़ है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमारे साथ किए जाएगी। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। वन वर्ल्ड इकोनॉमी होगी, एक ही तरीके की सब चीज़ें होगी, और डिजिटल करेंसी होगी जो कि वर्ल्ड करेंसी होगी। डिजिटल करेंसी आप लोग चलाएं और जिए। अब ये सारा व्यापार कंट्रोल करेंगे, पूरी दुनिया को कर्ज की मार में रखेंगे, नोटों का चलन पूर्ण रूप से बंद करेंगे, हर चीज़ डिजिटल होगी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के साथ ही सारी चीज़ें अब ऑपरेट होंगी। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना के ये पब्लिक पे दबाव बनाएंगे कि हर आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये अब नियम होने वाला है। ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पे काम होगा, जिसका आपको पालन करना पड़ेगा, जिससे आपके कुछ क्रेडिट स्कोर बनेंगे, कुछ नंबर्स,
और उन नंबर्स के माध्यम से आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ ओपन की जाएँगी। और साथ ही आपकी स्थिति के अनुसार आप कितने धनवान हैं, कितना आप लोन लेके क्लियर करते हैं, कितना आप अच्छे ढंग से काम करते हैं। ऐसी कई तरीके की चीज़ें बनाई जाएँगी, उसके आधार पे किया जाएगा कि इतने पॉइंट्स आपको मिल गए क्रेडिट स्कोर, तो अब आप अपनी कार्स को यूज़ कर सकते हैं और इतने पॉइंट्स मिल गए हैं, तो अब आप खेती करने की परमिशन ले सकते हैं। इतने क्रेडिट स्कोर अगर है आपके, तो आप एक मकान के अलावा दूसरा मकान भी बना सकते हैं। ए इतने अमाउंट के क्रेडिट स्कोर हो गए हैं, तो हर चीज़ पॉइंट्स के आधार पे होगी और आपको दी जाएगी। भविष्य होने जा रहा है, म मानो तो बताओ, हम सब जुड़ते हैं और मैं बताता हूँ फिर वो भी कि किस प्रकार इस चीज़ से बचा जा सकता है। और नहीं मानो तो ये जानो कि गुलामी नहीं तो और क्या है। धन्यवाद।